तो चलो आज बात करते हैं कैंग द कॉन्कर कॉमिक के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इशू 4 की। और आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में हमने इशू फर्स्ट, इशू सेकंड, इशू थर्ड की बात कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो जरूर उसको चेकआउट करना। तो हम पार्ट थर्ड के रिकैप की बात करें तो पार्ट थर्ड में हमने देखा था कि अपना यंग नेथेलियल जो है फेरो रामाटूट की केस से भागकर एपोक्लिप्स के पास पहुंच जाता है और उसकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी फेरो रामाटूट ने बर्बाद कर दी और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया, रवोना को, और अब उसको उसका बदला चाहिए। तो यार एपोक्लिप्स उसकी मदद करता है और वो क्या करता है, उसको ऐसे पास में भेज देता है जब अपना जो कैंग द कॉन्करर है वो भी फेरो रामाटूट नहीं बना है और कैंग द कॉन्करर उसकी पहली बैटल लड़ रहा होता है एवेंजर्स से। जिसके बाद अपना जो लिटिल कैंग है वो एंट्री लेता है सीधा कैंग द कॉन्करर की शिप में और उन दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। और उसी समय वहां पर एक और टाइम ट्रेवलर एंट्री मारता है जिसका नाम होता है डॉक्टर डूम, और वो वहां पर डायलॉग मारता है कि कैंग मींस नथिंग टू डूम। जिसके बाद वो दोनों कैंग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर पहले डॉक्टर डूम को ठिकाने लगा देते हैं और उसके बाद जब लिटिल कैंग है वो सामने खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर कैंग द कॉन्करर के सामने, और क्या कहता है वो कि यार तुम जरूर कैंग द कॉन्करर हो, टाइम के कॉन्करर हो, पर अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, और डिशम से गोली चला देता है और वहीं पर कैंग द कॉन्करर का अंत हो जाता है। एंड इसके बाद अपना लिटिल कैंग जो है वो सीधा इजिप्ट जाता है और फेरो रामाटूट की कुर्सी लेकर बैठ जाता है, और जो अपना कैंग द कॉन्करर है वो तो मर चुका है, तो उसी की जगह पर अब ये फेरो बन चुका है। तो यार क्या होता है, वहां पर वो जाता है, पर यार जो रवोना होती है वो उसका लव जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वो कहती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। तो यार उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है दुख में, और उसके बाद दुख ही दुख में यार उस पर फैंटास्टिक फोर हमला कर देते हैं। जो फैंटास्टिक फोर के लोग हैं वो हमला करते हैं वहां पर, उसको वहां से भागना पड़ जाता है। दर्द में ही वो भागता है वहां से अपनी पेटी लेकर, जो इजिप्ट की पेटी होती है वो तो आपने देखी होगी, उसको लेकर वो तुरंत वहां से निकलता है किसी और टाइमलाइन में। और जहां पर वो पहुंचता है एक ऐसे वहां जहां पर वॉर बहुत तगड़ा चल रहा होता है, और वहां पर ही उसको एक लेडी मिलती है जो कि फिर से यार एक और वेरिएंट ऑफ रवोना होती है, और वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है पार्ट थर्ड। भाई इतनी कंफ्यूजन है ना इसमें, भाई मेरे को भी समझ में नहीं आती एक बार में पढ़ने पर कि हो क्या रहा है इसमें यार। चलो अपना पार्ट थर्ड यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका रिकैप अब खत्म होता है। तो अब बात करेंगे हम पार्ट 4 के बारे में। तो कवर फोटो देखकर तो कहानी बड़ी धोखे वाली और संगीन लग रही है यार, पर कैंग द कॉन्करर को भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम पास्ट एंड द फ्यूचर। नाउ अब अपना कैंग जो है वो पहुंच चुका है अनदर वेरिएंट ऑफ रवोना के पास, एंड जो अर्थ 4086 में करंट एरा में जी रही थी। एंड जहां पर वो पहुंचा है वहां किसी टाइप का केओस भी चालू है। वहां पहुंचने के बाद नेथेलियल सबसे पहला शॉक क्वेश्चन करा है कि रवोना तुम। रवोना रिच में रिप्लाई करती है, एक ट्रैवलर को मेरा नाम कैसे पता? जिस पर यार अपना कैंग फिर से रिप्लाई करता है, ये कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल सी स्टोरी है। जिसके बाद अपना कैंग उससे एक सुरक्षित ठिकाने के बारे में पूछता है, जो कि फिर रवोना रिप्लाई करती है कि स्काई कैंसर के ग्लो से जल रही है, जमीन बंजर हो चुकी है और एक ट्रैवलर को सेफ्टी चाहिए, ना कि कोई कपड़ा उसे ढकने के लिए। इन सॉफ्ट हाथों से तुम किसी को मार तो पाओगे नहीं। ये सुनते ही वो अपनी गन निकालता है और वहां के एक एनिमी को मार गिराता है, और उसके बाद बोलता है मुझे किसी को मारने के लिए अपने हाथों की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद वो निकल जाता है अपने लिए कपड़े ढूंढने रवोना के साथ, एंड वो बताता है कि ये एक बारबेरिक लैंड बन चुका है जो कि पहले एक बहुत बढ़िया दुनिया हुआ करती थी जीने के लिए। जिसके बाद वो दोनों दो लोगों को टपकाते हैं और उनके लिए उस वहां से कपड़े भी मिल जाते हैं। उसके बाद वो लोग खाने का इंतजाम करते हैं। कैंग ने रवोना के बारे में सोचा था कि वो एक इल्यूजन है या फिर एक ट्रिक है उसके दिमाग की, बट नहीं, वो सच में रवोना ही है। वो कहता है 6000 साल पहले मैंने उसे खोया और अब फिर से पा लिया। एंड उसके बाद वो ये सारे क्वेश्चन छोड़कर शुरुआत करता है वो जिंदगी की जैसी उसे सोची थी। वो लाइफ थी एक कॉन्कर्ड लाइफ जो कि रवोना के साथ उसे जीनी थी। रात को उन्होंने पोस्ट न्यूक्लियर बीस्ट का मीट खाया होता है, एंड उसी समय यार रवोना अपने लोगों के बारे में उसे स्टोरी सुनाती है कि वो कहाँ से आई है और कौन है। एंड उसके बाद अगली सुबह वो निकल पड़ते हैं उन सारे बीस को धूल चटाने के लिए। जिसके बाद रवोना से वो पूछता है उसके बचपन के बारे में, जिस पर रवोना के जवाब देती है, मुझे सिर्फ एक गड्ढा याद है, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं थे जो मुझे हमेशा पाल सके। इस आसमान ने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया, ये दर्द हुई ज़मीन मुझे मिटा भी नहीं सकी। ये दुनिया एक परछाई है, यहाँ वो कभी नहीं जी सकता जो अपनी परछाई खुद बनाना ना जानता हो। ये ज़मीन सिर्फ हासिल करने के लिए है और विजय करने के लिए है। तुम इतने शौक हो गए, हार्ट बीट बढ़ गई इस खून से लदी तलवार को देखकर। जिस पर कैंग जवाब देता है, नहीं, मारने की वजह से बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी वजह से, तुम लाजवाब हो। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत में मैंने तुमसे प्यार किया था, एंड उसके अंत में भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर रवोना जवाब देती है, नेथेनियल तुम पार्ट्स के आसमान से आए हो जब ये दुनिया हरी भरी, सॉफ्ट एंड जीने लायक थी, एंड जो भी पहले चेहरे तुमने देखे वो मेरे थे। तुम सोचते हो वो अंत है, पर वो बस एक मोमेंट था।
बट इस मूवमेंट में हम अर्बलेस्ट और एक तानाशाह जानवर को भी मार चुके हैं और अभी और भी आएंगे एंड वो भी मरेंगे, बट इन सब में हम भी मर सकते हैं। वो रिप्लाई करता है, रवोना मुझे समझो यार प्लीज़, हम एक खुशी की ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सब लोग जो हैं वो सारे कमज़ोर हैं एंड हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हम जी सकते हैं एक गौरवपूर्ण जीवन। जिस पर रवोना को यार गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठा के पटक देती है और वो कहती है, तुम हमारी टेक्नोलॉजी को ऐसे समझते हो जिसे मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। हिस्ट्री की परछाई को देखने का तरीका तुम्हारे ज्ञान के पार है और ये सारी पावर तुमने उपयोग की मुझे क्लेम करने के लिए, जैसे तुमने उस रवोना को करा था जो कि मैं नहीं थी, जिससे तुमने प्यार किया था, और ना ही मैं तुम्हारी हूँ। और ये जितने मोमेंट्स हमने साथ बिताए थे अब ये आखिरी थे। एंड इसके बाद वो इसके छोड़कर चली जाती है यार। फिर उसको कैंग की वो सीख याद आती है, नेवर लव वाली। ये मेरी चॉइस थी उसके भेदे हुए दिल में और उसे मजबूत हुए दिल में, पर अब मैं जीतूंगा। एंड इतना दिल टूटने के बाद वो एक आर्मी बनाता है अपनी, जो कि अनट्रेंड होती है, क्रूल होती है और बहुत हरामी होती है। और वो वहाँ पर डायलॉग मारता है, एक गुलाम को अगर मौका दोगे चाबुक पकड़ने का तो वो मालिक बन के बैठ जाएगा। रवोना गलत थी, मेरा दिमाग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है उन युद्ध के हथियारों के लिए, क्योंकि जिसे तुम मैजिक फूल्स बोल रही थी वो बने थे एक लंबी ट्रेनिंग से जो मुझे मेरे बचपन से मिलती आ रही है। उसके बाद वो अपने लिए एक हथियार बनाता है और हर किसी के सामने दो चॉइस रखता है, मेरे लिए काम करो या फिर मरो, और कई लोग यहीं पर शहीद हो जाते हैं। अब यार वो और भी हरामी बन चुका है, बहुत ही ताकतवर बन चुका है, क्योंकि उसका दिल भी टूटा है और उसे दुनिया कॉन्कर भी करनी है। तो तुम समझ सकते हो कि आग होगी अभी उसके अंदर। उसके बाद और भी चीज़ें वो अपने लिए करता है और अपनी तैयारी करता है लड़ने के लिए, और पूरी सेना अपनी तैयार करता है, उसकी ओनरशिप अपने हाथ में रखता है। उसके बाद एक मशीन उसे मिलती है जो कि काफ़ी एंशियंट होती है, पर वो उस मशीन को जानता है क्योंकि जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी वो उसके बारे में उसे बताया है। न्यूरोकाइनेटिक आर्मरी ये उसका नाम था। ये उसके नहीं थी, ये मेरी थी, क्योंकि मैं उसे बिलोंग करता हूँ एंड मैं ही कैंग हूँ। उसके बाद वो उस मशीन से एक आर्मर बनाता है और बहुत ही पावरफुल आर्मर बनाता है, और यहाँ से शुरुआत होती है उसकी 100 साल की जीत की, जो कि उससे पहले अपनी मंजिल बहुत दूर लग रही थी, पर अब वो उसके बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि उसकी नई टाइमशिप की वजह से अब उसकी सारी रियलिटीज़, सारी वास्तविकता उसका इंतजार कर रही है, उसका इंतजार कर रही है कि वो कॉन्कर बनेगा। और ये नथानिएल के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है, पर कैंग के लिए अब सीधा रास्ता है पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का, ये सब वो बोलता है। जिसके बाद वो कई राजाओं को धूल चटा देता है अपनी ताकत से, और किसी भी रियलिटी, किसी भी क्वांटम डायमेंशन को नहीं छोड़ता, सब में जाकर हर एक राजा को धूल चटाता है और वहाँ पर कॉन्कर करता है। उनमें से कुछ कैंग के वर्जन भी होते हैं, पर वो उसको भी नहीं ठिकाने लगा देता है, उनको भी नहीं छोड़ता है, उसको कोई चैलेंज नहीं मिलता उसके लिए, बस उसी की जीत होती रहती है। अब पूरा जीतने के बाद 100 साल बाद वो अपने 99 साल में पीछे वापस जाता है अपने प्रेजेंट में, जिसके बाद वो फिर से अपनी शुरुआत में आ जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर हर दिल में मेरी आवाज़ आती है और मुझे भगवान माना जाता था, यहाँ मैंने अपनी पहली जीत हासिल करी थी। और फिर उसके लिए एक आवाज़ आती है, झुक जाओ मैड कॉन्करर, अर्थ के लास्ट फ्री रूलर के सामने। और फिर आवाज़ आती है, आखिरी साम्राज्य की प्रिंसेस रवोना के सामने झुको। ये वही थी। वो कहता है, तुम 100 साल गुजर गए, अब तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। वो कहती है, अभी नहीं तानाशाह। और ये कोई और रवोना थी, ये वो रवोना नहीं थी जिसको वो छोड़ कर गया था। वो कहता है, ये उसकी है जिसने मुझे प्यार ना करने की सीख दी, ये उसकी है, उसने इसे खो दिया और पता नहीं कैसे मैंने इसे ढूंढ लिया। और उसके बाद कैंग मेगा बैटरीज को ऑफ करवा देता है और उस पर हमला करने से मना कर देता है, अपने सारे सिपाहियों को रोक देता है। उसके बाद वो सोचता है कि ये स्टोरी मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जब कैंग बहुत पिया रहता था तब वो मुझे बताता था अपनी प्यार की स्टोरी के बारे में। जिस औरत से वो नफरत करता था वो बाद में मर गई और वो उसका प्यार भी नहीं पा पाया। मुझे उसने भेजा था उसकी गलतियों को सुधारने के लिए। और यार तुम देख रहे हो, चाहे वो इस दुनिया को, चाहे किसी यूनिवर्स का हो, चाहे किसी मल्टीवर्स का हो, और चाहे रियल हो चाहे फेक हो, पर हर कोई प्यार में ही भाई धोखा खाया हुआ है। तो इसके बाद अपना कैंग कहता है, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है और ये सब मैंने इसलिए बनाया है कि मैं सबको देख सकूं और ऑब्जर्व कर सकूं। ये सब नहीं समझ सकते इन पैराडॉक्स को। एक लड़की एंशिएंट इजिप्ट में मुझे मिली थी जो मुझसे प्यार करती थी, एक वो जो नफरत करने लगी, एक और मिली मुझे जो कि अब मिली है, ना मुझसे वो प्यार करती है ना ही नफरत, पर मुझे ब्रह्मांड में सब एक ही चीज़ चाहिए थी, वो है ये लड़की। उसके बाद वो उसका प्यार पाने के लिए अपनी आर्मी के खिलाफ चला जाता है और उसके साम्राज्य को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो हीरोज के साथ मिलकर हीरो की तरह लड़ाई लड़ता है और वो हीरो बन जाता है। और रवोना उसकी तरफ प्यार से देखने लगती है। वो बोलता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं भी कैंग की तरह पहले लड़ रहा था और पर मैंने ऐसा नहीं किया और वो रास्ता छोड़ दिया और अब मैं जीत गया।
और उसके कुछ देर बाद समय मुस्कुराता है क्योंकि यार अपनी गैंग की टीम से ही उठकर एक बंदा रवोना के गोली मार देता है। और वहाँ पर अपने रवोना कुछ बोलती है गैंग से, पर वो कहता है ये शब्द मैंने पहले भी सुन रखे हैं यार, क्योंकि गैंग जो था मुझे बताता था पहले उसके साथ क्या हुआ था। और फिर वहाँ एंट्री होती है कैंग द कॉन्करर की, जो सबसे पहला कैंग था, और एक यंग नथानियल की। फिर अपना कैंग बोलता है कि यार एक विलन इंसान अपना प्यार पा नहीं सकता और एक हीरो उसको बचा नहीं सकता। ये जो केज है, ये जो पिंजरा है, वो बस कैंग ही है और कुछ नहीं। वो रवोना को लिटा देता है और फिर वो यंग नथानियल को एक लेसन देता है कि कभी प्यार मत करना, यही एक तरीका है जिससे तुम जीत सकते हो, जिससे तुम कॉन्करर बन सकते हो। ये सब मुझे पता था पर मैं इग्नोर करता था, पर अब मुझे पता है कि क्या हो सकता है। मैं इम्पैक्ट हूँ, मैं खुद ही इम्पैक्ट हूँ और मैं टाइम को शैटर करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए रवोना। उठो रवोना 1000 बार, और बस मेरी आखिरी कोशिश पर, मेरी आखिरी जीत पर तुम्हें उठना होगा। और यहीं पर अपने पार्ट 4 और इशू 4 का अंत हो जाता है। तो तुम देख रहे हो यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है भाई मतलब मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है यार कॉमिक पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी अच्छी स्टोरी है यार। कि जो शुरुआत में एक गैंग के साथ हुआ था अब इसके साथ भी हो रहा है, मतलब कि ये बस एक लूप है जिसमें गैंग फंसा हुआ है। तो चलो पार्ट 5 में हम देखेंगे कि इशू 5 में हमें क्या दिखा रखा है, और वो आखिरी पार्ट होने वाला है इस सीरीज़ का। तो अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देख रखा तो ज़रूर उसको चेकआउट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।